ये गुप्ता एंड गुप्ता जो कि सिविल इंजीनियरिंग का एक बुक है, जिसका पार्ट है। हम लोग इसका सीक्वेंस बना रहे हैं, अलग अलग चैप्टर का सॉल्व करते हुए अलग अलग पार्ट में। ये चैप्टर नंबर 4 है, जो हाईवे इंजीनियरिंग है। इससे पहले पहला चैप्टर जो था फ्लूइड मैकेनिक्स था, जिसको हम लोग अलग अलग पार्ट में उसको सॉल्व किए और इसका इस पार्ट में डाला हुआ है। उसके बाद सेकंड चैप्टर जो मेरा था वो सर्वेइंग था। सर्वेइंग का भी हम लोग अलग अलग वीडियो में अलग अलग पार्ट में उसको सॉल्व करके देखे हैं। उसके बाद इरिगेशन इंजीनियरिंग था, जिसमें इंक्लूड था इरिगेशन, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग और हाइड्रोलॉजी। नेक्स्ट चैप्टर उसके बाद आया था चौथा नंबर, फोर्थ नंबर चैप्टर जो है हाईवे इंजीनियरिंग का था। तो हाईवे इंजीनियरिंग हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं। हाईवे इंजीनियरिंग में भी हम लोग दो पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग 1 से लेकर के 50 तक के सॉल्व किए। सेकंड पार्ट में हम लोग 51 से लेकर के 100 तक के सॉल्व किए हैं। दो पार्ट हम लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं। ये तीसरा पार्ट होगा। तीसरा पार्ट में हम लोग सॉल्व करते हैं 100 से ऊपर जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं और एक वन बाई वन क्वेश्चन को डिटेल्स देखते हैं। तो इस तरह से अगर देखते हैं तो फर्स्ट पार्ट जो मेरा है कंप्लीट है, सेकंड पार्ट भी कंप्लीट है। ये थर्ड पार्ट का है। थर्ड पार्ट का जो पहला क्वेश्चन है दैट इज 101 नंबर। 101 नंबर जो है 101 नंबर जो है इसमें अगर देख लिया जाए 100 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं पहले। तो 100 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा था मेरा, 100 नंबर जो क्वेश्चन है तो फ्लेक्सिबल पेमेंट में पूछ रहा था कौन सा मेथड यूज होता है जो आईआरसी रिकमेंडेड करता है। तो आईआरसी जो रिकमेंडेड करता है फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए वो सीबीआर मेथड करता है। और ये जो ग्रुप इंडेक्स जो है, ग्रुप इंडेक्स भी फ्लेक्सिबल के लिए यूज होता है, बट आईआरसी जो रिकमेंडेड करता है वो सीबीआर करता है। वेस्टर्गार्ड मेथड जो है, वेस्टर्गार्ड मेथड जो है वो रिजिड के लिए यूज होता है। जो रिजिड पेमेंट है, दो तरह का पेमेंट होता है, एक फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है, एक रिजिड पेमेंट होता है। तो रिजिड पेमेंट होता है, एक फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए आईआरसी जो रिकमेंड करता है सीबीआर मेथड यूज करता है। सीबीआर मेथड में जो चेकिंग होता है, इसका जो पेंट्रेशन टेस्ट होता है उसमें दो यूज होता है, 2.5 mm पेंट्रेशन और 5 mm पेंट्रेशन पे होता है। और जनरली जो होता है, जो इसमें जो ग्रेटर होता है उसको मेजर उसको कंसिडर किया जाता है। लेकिन जनरली देखा जाए तो 2.5 mm पेंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो इसमें जो मैक्सिमम जो होता है 2.5 mm पेंट्रेशन जो है जनरली ग्रेटर होता है किससे, 5 mm पेंट्रेशन से। तो 2 mm पेंट दो इसमें होता है 2.5 mm पेंट्रेशन और 5 mm पेंट्रेशन। तो जनरली 2.5 को कंसीडर किया जाता है, या दोनों अगर आ जाता है तो इसमें मैक्सिमम जो है, जो मैक्सिमम वैल्यू है 2.5 और 5 mm में, उसी को कंसीडर किया जाता है। तो इस तरह से देख लिए हम लोग कि फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए आईआरसी जो रिकमेंड करता है वो सीबीआर मेथड यूज करता है। बेस्टकर अगर पूछेगा तो ये रिजिड के लिए हो गया। ग्रुप इंडेक्स भी यूज करते हैं बहुत में, या फिर इसको कर सकते हैं फ्लेक्सिबल में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इस पार्ट का देखते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 101 नंबर कहता है ग्रुप इंडेक्स ऑफ सॉइल वॉज लिक्विड लिमिट 40%, प्लास्टिक इंडेक्स 10% एंड परसेंटेज ऑफ पासिंग 75 माइक्रो, IS सिम नंबर इज 35। तो पूछ रहा है ग्रुप इंडेक्स का वैल्यू। तो ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, GI का जो फॉर्मूला होता है ऐसे हम लोग सिंपल याद रखते हैं, 215 याद रखना, 215 ये डिजिट याद रखना, 215। इसको एक्सप्लेन करते हैं क्या है ये। तो 215 था। तो ग्रुप इंडेक्स अगर वैल्यू देखा जाए तो होता है 0.0 इसका जो वैल्यू होता है 0.2 A प्लस 0.215 था। हम लोग देखे थे क्या, 215। तो 0.005 0.005 होता है A, यहाँ पर AC हो जाएगा, प्लस 0.01 AACBD। ये फार्मूला इसका है। 0.2A प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 BD। इसको करते हैं, यहाँ पे 2 लिखे, यहाँ से 1 आया था, पहला डिजिट पे 2 है, सेकंड डिजिट पे 1 है, थर्ड डिजिट पे 5 है, इसीलिए हम लोग शॉर्टकट में इसको याद रखते हैं 215। तो ये कभी कंफ्यूजन नहीं होता, कभी भूल नहीं सकते इसको। तो इसीलिए हम लोग 215 यूज किए थे। तब इसमें ए क्या है, ए जो होता है ए इक्वल टू हम लोग करते हैं परसेंटेज पासिंग जो होता है 75 mm से, परसेंटेज पासिंग माइनस 35। बी जो होता है WP जो परसेंटेज पास कर रहा है वो माइनस 75 माइक्रो से माइनस 15। ये ए और बी, ए बी का जो ऐड करेंगे तो 50 आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे दोनों को ऐड करके शॉर्टकट तरीका याद करने का, ये दोनों का 50 आएगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। सेकंड टॉपिक जो सी आता है, सी निकालने के लिए क्या होता है, सी का जो फॉर्मूला होता है WL-40 होता है। इधर भी 50 आएगा, ए और बी का जोड़ेंगे तो 50 और सी और डी को भी। तो डी बराबर क्या होता है, अगर डी निकाला जाए तो डी बराबर जो होता है IP माइनस
10, IP माइनस 10, और सी का हम लोग देखे क्या था, सी बराबर देखे तो WL लिक्विड लिमिट माइनस 40, तो 40 प्लस 10 इधर भी 50 आ गया। और हम लोग ए का देखे थे, ए कितना था, WP परसेंटेज पासिंग माइनस 35 और माइनस 15, ए और बी दोनों आ गया। तो यहाँ पर दिया हुआ क्या क्या मेरा डाटा, लिक्विड लिमिट दिया हुआ है 40%, तो यहाँ से, और प्लास्टिसिटी इंडेक्स दिया हुआ 10%, परसेंटेज पासिंग थ्रू 75 35 दिया हुआ। तो ए का वैल्यू निकालेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 35 माइनस 35, दैट इज ये 0 हो जाएगा। बी कितना होता है मेरा, परसेंटेज पासिंग माइनस 15, तो 35 माइनस 15, तो यहाँ से देखा जाए तो कितना आ गया 20। ए का वैल्यू निकल गया, बी का वैल्यू निकल गया। अब सी का वैल्यू निकालते हैं। सी बराबर मेरा फॉर्मूला क्या था, तो सी बराबर भी हम लोग देखे थे WL माइनस 40, मीन्स WL माइनस 40 लिक्विड लिमिट माइनस 40, तो लिक्विड लिमिट कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, 40%, और दैट इज 40, दैट इज 0। आई बराबर कितना था, डी कितना निकले थे, डी था IP माइनस 10, तो IP कितना दिया हुआ, 10 दिया हुआ, मीन्स 10 माइनस 10 दैट इज 0। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें, ए बराबर मेरा 0 आ गया, बी बराबर 20 आ गया, सी बराबर 0 आ गया, और डी बराबर 0 आ गया। तो हम लोग ग्रुप इंडेक्स का जो फॉर्मूला देखे थे वो क्या था, ए था फर्स्ट टर्म में कुछ कॉन्स्टेंट टर्म था, प्लस AC प्लस BD था, यही था, प्लस वो कॉन्स्टेंट टर्म भी था इसमें, लेकिन कॉन्स्टेंट ए था, AC BD। ए का वैल्यू डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, AC, तो ए और सी दोनों 0, तो ये 0 हो जाएगा। बी और डी 0 है, बी कुछ टर्म है लेकिन ये 0 होगा, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, इसके साथ जो भी कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑल ओवर 0 हो जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं कि GI का जो वैल्यू हो गया वो 0, GI का जो वैल्यू हो गया वो 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पर ए का वैल्यू 0 था, सी का वैल्यू 0 था, और डी का वैल्यू 0 था, इसलिए GI का वैल्यू 0 आ गया। तो GI का वैल्यू 0, सिंपल इसमें यही याद रखना, GI बराबर शॉर्टकट ट्रिक्स है 0.215, इस डाटा से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ पेमेंट इज नोन एज, जो सबसे बॉटम में होता है उसको क्या बोलते हैं, सबसे बॉटम में होता है उसको बोलते हैं सबग्रिड। सबसे नीचे में मेरा सबग्रिड होता है, इसके ऊपर जाएंगे तो सब बेस होगा, सब बेस के ऊपर जाएंगे तो बेस कोर्स होगा, बेस कोर्स के ऊपर जाएंगे तो बियरिंग कोर्स होगा। तो सबसे नीचे में कौन सा हो गया, सबग्रेड हो गया। इसके ऊपर अलग अलग लेयर होता है, इस तरह से अगर देखा जाए तो ये हो गया सबग्रेड, इसके ऊपर जाएंगे तो सब बेस, इसके ऊपर जाएंगे तो बेस कोर्स, इसके ऊपर जाएंगे तो बियरिंग कोर्स, तो सबसे नीचे हो गया बेस कोर्स। इस तरह से डी मेरा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फ्लेक्सिबल पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट, तो फ्लेक्सिबल पेमेंट है तो डिस्ट्रीब्यूट करता है बिल लोड, जो व्हील का जो रोड है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है फ्लेक्सिबल पेमेंट में। तो फ्लेक्सिबल जो पेमेंट होता है उसमें जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो लेयर वाइज लेयर होता है, लेयर वाइज लेयर होता है। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो लेयर वाइज, फ्लेक्सिबल पेमेंट को ही इसमें अगर बिटुमेन वगैरह यूज होता है और बिटुमेन पेमेंट भी बोलते हैं। एक होता है रिजिड पेमेंट में डायरेक्ट ट्रांसफर होता है लेयर, तो फ्लेक्सिबल है तो फ्लेक्सिबल में क्या होगा, थ्रू सेट ऑफ लेयर टू सबग्रेड, लेयर वाइज लेयर होता है, इस तरह से इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नंबर ऑफ रिपीटेशन विच द पेमेंट थिकनेस डिजाइन फॉर ए गिवन व्हील लोड्स, नंबर ऑफ repetitions which the pavement thickness designed for given wheel loads should be able to support during the life of pavement। लाइफ ऑफ पेमेंट कितना इसका होगा, तो सबसे ज़्यादा इसका जो है वही वैल्यू इसमें आंसर हो जाएगा, दैट इज डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ग्रुप इंडेक्स ऑफ ए डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट, जो ग्रुप इंडेक्स है, ग्रुप इंडेक्स मेथड जो है डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट, ग्रुप इंडेक्स जो है फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये थियोरिटिकल मेथड है। तभी हम लोग देखे ग्रुप इंडेक्स का जो वैल्यू था वो क्या था, 0.215 देखे थे हम लोग डाटा इसका, या फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे तो 0.2a प्लस 0.005a, यहाँ पर AC हो जाएगा, प्लस में BD होगा, तो BD के लिए 0.1 लगाएंगे, 0 कॉन्स्टेंट ऑफ 0.01 इंटू BD। यहाँ से देख सकते हैं कि एक इम्प्रिकल फार्मूला है, ठीक है। और AC जो डाटा है, जो A है AC है, ये सब किस पे डिपेंड कर रहा है, इसका साइज वगैरह पर डिपेंड कर रहा था, क्योंकि A का जो वैल्यू निकाले थे हम लोग, A का जो वैल्यू निकाले थे वो क्या निकाले थे, WP माइनस 35, WP क्या था, परसेंटेज पासिंग पर 75 MSC। B का भी निकाले थे WP माइनस 15, तो ये भी था परसेंटेज। तो A डिपेंड कर रहा है, B डिपेंड कर रहा है, C क्या था, C था WL माइनस 40, मतलब C का जो वैल्यू निकाले थे वो क्या था, WL माइनस 40। तो यहाँ से A भी निकाले थे, D क्या था, IP माइनस 10। तो ABC तीनों पर डिपेंड कर रहा है ये ग्रुप इंडेक्स का वैल्यू, ABCD पर डिपेंड कर रहा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एक इम्प्रिकल फार्मूला है, जो ग्रुप इंडेक्स जो है,
ग्रुप इंडेक्स मेथड जो है एक एम्पिरिकल फार्मूला है, लेकिन यहाँ पर दो ऑप्शन मैच कर रहा है, एक एम्पिरिकल इसमें भी है। तो एम्पिरिकल मेथड बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सबग्रेड सॉइल एंड एम्पिरिकल मेथड बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लैंड। स्ट्रेंथ पे नहीं डिपेंड करता, क्योंकि फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे ए निकालें तो परसेंटेज पासिंग पर डिपेंड कर रहा है, सी निकाले थे तो डबल लिक्विड लिमिट पर डिपेंड कर रहा है। तो फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है सॉइल का, उस पर डिपेंड कर रहा है। तो कह सकते हैं कि ये एम्पिरिकल मेथड है जो डिपेंड कर रहा है फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज बी इसका अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, मोर द वैल्यू ऑफ ग्रुप इंडेक्स लेस थिकनेस ऑफ द पेमेंट विल बी। हमें पूछ रहा है करेक्ट कौन सा है। तो हम लोग जानते हैं कि ग्रुप इंडेक्स का जो वैल्यू होता है वो लाइज करता है 0 से लेकर 20 तक। जब जीरो रहेगा तो सबसे जीरो रहता है तो सबसे बेस्ट सॉइल माना जाता है, और 20 रहता है तो सबसे वेरी पुअर में सबसे खराब मानते हैं। सबसे बेस्ट के लिए 0 होगा और सबसे बेस्ट के लिए 0 होगा, सबसे खराब के लिए 20 होगा। ग्रुप इंडेक्स का वैल्यू जितना ज़्यादा होता है उतना ही पेमेंट खराब होता है, मीन्स लो कैटेगरी का होता है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा था, करेक्ट मेथड पूछ रहा है, करेक्ट स्टैंडर्ड पूछ रहा है। मोर द वैल्यू ऑफ ग्रुप इंडेक्स लेस थिकनेस ऑफ द पेमेंट विल बी रिक्वायर्ड। तो अगर ज़्यादा करते हैं तो इसमें कम रिक्वायर्ड होगा, ऐसा ही नहीं है, तो ये गलत है। मोर द वैल्यू ऑफ सीबीआर ग्रेटर थिकनेस ऑफ द पेमेंट विल बी रिक्वायर्ड। अगर सीबीआर का वैल्यू ज़्यादा लेते हैं तो ग्रेटर थिकनेस नहीं, ये उल्टा है, ये गलत है। मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ग्रुप इंडेक्स कैन बी 0 एंड 20। अभी हम लोग बताएं कि मिनिमम वैल्यू इसका 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 20 है। तो ग्रुप इंडेक्स का जो वैल्यू है वो लाइज करता है 0 से लेकर 20 तक। 0 हो गया मिनिमम और 20 हो गया मैक्सिमम। इस तरह से मेरा जो सही आंसर हो गया वो सी हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू मेरा 0 है, मैक्सिमम वैल्यू 20 है। किसका, ग्रुप इंडेक्स का वैल्यू, दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख रहे हैं तो ग्रुप इंडेक्स का एक क्वेश्चन है। द सब ग्रेड इज द बिटवीन 5 to 9 में है। तो क्या कहते हैं इसको, तभी हम लोग देखें कि 0 से लेकर के ग्रुप इंडेक्स का जो वैल्यू है, देख लेते हैं डिटेल्स में ही। ग्रुप इंडेक्स का जो वैल्यू है 0 से लेकर 20 तक लाइज करता है। अगर 0 से 1 में है तो उसको क्या बोलते हैं, 0 से 1 में है तो उसको सबसे गुड बोलते हैं, ठीक है। 1 से अगर 4 के बीच में है तो इसको हम लोग फेयर बोलते हैं, मीन्स कुछ ठीक है। अगर 5 से लेकर के 0 से 1 तक के गुड है, 2 से 4 तक के फेयर है, और 5 से लेकर के 9 तक के जो आएगा, 5 से लेकर के 5 to 9 तक आएगा वो पुअर आएगा। और 9 से अगर ऊपर जाते हैं, मीन्स 9 to 20 जाते हैं तो वेरी पुअर आ जाएगा। तो इस तरह से इसमें देखा हुआ गुड कब होगा, तो गुड करने के लिए 0 से लेकर के 1 तक होना चाहिए जीआई का वैल्यू। अगर 0 से 1 के बीच में लाइज करता है तो उसको गुड बोलते हैं। फेयर कब बोलते हैं, फेयर बोलने के लिए 2 से लेकर 4 तक लाइज करेगा अगर जीआई का वैल्यू, तो फेयर बोलते हैं। पुअर कब बोलेंगे, 5 तक या होगा, 5 से 9 तक के आएगा तो उसको बोलते हैं पुअर। और वेरी पुअर के लिए कितना हो जाएगा, 10 से लेकर 20 तक आएगा तो वेरी पुअर होगा। ये इसमें पूछ रहा है क्या, 5 to 9, तो 5 to 9 के लिए कौन सा होगा, तो पुअर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से चारों डाटा देख लें, 0 से 1, 2 से 4, 5 से 9 और 10 से 20। तो चारों याद रखना, यहाँ से याद हो जाएगा। तो 107 का सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था टायर प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा था, टायर प्रेशर जो है क्या इन्फ्लुएंस करता है, टोटल डेप्थ ऑफ पेवमेंट। जो टायर का जो प्रेशर होता है किस पे डिपेंड करता है, इन्फ्लुएंस होता है, किससे इफेक्ट होता है, तो टोटल डेप्थ ऑफ पेवमेंट, क्वालिटी ऑफ सरफेस कोर्स। तो टायर प्रेशर जो होता है टोटल डेप्थ ऑफ पेवमेंट पर डिपेंड नहीं करेगा। जब भी डिपेंड करेगा तो सरफेस जो उसका क्या है, सरफेस जो कोर्स है, क्वालिटी उसका कैसा है, उस पर डिपेंड या इन्फ्लुएंस उस पर ज़्यादा इफेक्टेड होगा। तो क्वालिटी ऑफ सरफेस ऑफ द कोर्स, जो सरफेस कोर्स है, सबसे ऊपर का जो लेयर होता है उसी को सरफेस कोर्स बोलते हैं, उस पर जो क्वालिटी है उसी पर डिपेंड करेगा टायर का प्रेशर, दैट इज बेस का अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रिजिडिटी फैक्टर ऑफ ए टायर। रिजिडिटी फैक्टर क्या होता है, रिजिडिटी फैक्टर जो होता है उसको होता है कॉन्टैक्ट प्रेशर डिवाइड बाई टायर प्रेशर। रिजिडिटी फैक्टर एक रेशियो होता है, किसमें, रेशियो बिटवीन द कॉन्टैक्ट प्रेशर एंड टायर प्रेशर। या कह सकते हैं कि रिजिडिटी फैक्टर इज इक्वल टू कॉन्टैक्ट प्रेशर डिवाइडेड बाय टायर प्रेशर, कॉन्टैक्ट प्रेशर डिवाइड बाय टायर प्रेशर। तो यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है, रिजिडिटी फैक्टर फॉर टायर प्रेशर टायर प्रेशर दिया हुआ है कितना, ग्रेटर देन 7 है। तो अभी हम लोग देखें रिजिडिटी फैक्टर क्या होता है, कॉन्टैक्ट प्रेशर डिवाइड बाय टायर प्रेशर। तो क्या बोल रहा है, टायर प्रेशर जो है ग्रेटर है 7 से, ग्रेटर देन
7 है। वैसे जनरली जो कॉन्टैक्ट प्रेशर लिया जाता है, तो रिजिडिटी फैक्टर फॉर टायर प्रेशर ग्रेटर देन 7, अगर टायर प्रेशर ग्रेटर देन 7 है, 7 से ज़्यादा है, तो क्या होगा? तो 7 से ज़्यादा है तो ये कॉन्टैक्ट प्रेशर जो होता है हमेशा 7 ही इसको कंसिडर किया जाता है। कॉन्टैक्ट प्रेशर को हमेशा 7 कंसिडर किया जाता है, 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर टायर प्रेशर अलग अलग के लिए अलग अलग रिजिडिटी फैक्टर आता है। तो टायर प्रेशर मेरा दिया हुआ है, टायर प्रेशर 7 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 7 है, तो क्या होगा? तो सी पी मेरा 7 दिया हुआ था, ये ग्रेटर देन 7 है, तो जब भी होगा तो ये लेस देन 1 हो जाएगा। नीचे का वैल्यू ज़्यादा है, ऊपर कम है, तो लेस देन 1 हो जाएगा। रिजिडिटी फैक्टर का वैल्यू कितना होगा? लेस देन 1 हो जाएगा, तो लेस देन 1 दैट इज ए। सिंपल ये याद रखना है, रिजिडिटी फैक्टर इज इक्वल टू होता है कॉन्टैक्ट प्रेशर डिवाइड बाई टायर प्रेशर। कॉन्टैक्ट प्रेशर जो होता है ऑलवेज इसको कंसिडर किया जाता है, कॉन्टैक्ट प्रेशर को ऑलवेज हम लोग 7 लेते हैं, 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? if the dual wheel assemble of P is the equal to each wheel loads, S is the center distance of the dual wheel and D is the distance between the ball of the wheel, then each of the wheel loads act independently up to a depth, each of the wheel independently रहेगा नहीं। total stress due to the dual wheel at any depth greater than 2s is equivalent to single wheel load of magnitude 2p। ठीक है, तो टोटल स्ट्रेस जो है ड्यू टू ड्यूल व्हील लोड, दोनों व्हील के जो लोड और डेप्थ है ग्रेटर देन एनी डेप्थ, ग्रेटर देन जो 2s से ज़्यादा ग्रेटर पर जो अगर लगाएंगे तो इक्विवेलेंट जो होगा सिंगल व्हील लोड जो मैग्नीट्यूड उसका 2p होगा। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। जो एक्ट करेगा वो d/2 पे एक्ट करेगा। d क्या था? डेप्थ था या डिस्टेंस था? d इज द डिस्टेंस बिटवीन द बॉल ऑफ द व्हील। ठीक है, इस तरह से इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द मेन ड्राबैक ऑफ सीबीआर मेथड का जो मेन डिसएडवांटेज या ड्राबैक है वो क्या है? दैट इज डज नॉट कंसीडर द स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सबग्रेड सॉइल। इसमें सबग्रेड सॉइल को कंसीडर नहीं किया जाता, वो इसका मेन ड्राबैक है। या इज ए कॉम्प्लेक्स मेथड, ये कॉम्प्लेक्स मेथड है। या gives the total thickness which remains the same irrespective of the quality material used in the component layer। मेन ड्राबैक जो इसका है, जो थिकनेस जो है, टोटल थिकनेस जो है रिमेन सेम रहता है, यही इसका मेन ड्राबैक, दैट इज सी इसका अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक फार्मूला दिया हुआ है रिलेटिव स्टेबिलिटी का, रिलेटिव स्टिफनेस का रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस इन सेंटीमीटर। इसका जो फार्मूला होता है सिंपल होता है EHQ डिवाइड बाई 12 के 1 माइनस म्यू स्क्वायर होल का पावर 1/4 होता है। इसका फॉर्मूला था EHQ डिवाइड बाई 12 के 1 माइनस म्यू स्क्वायर। क्या होता है? परमेबिलिटी H होता है। अलग अलग टर्म दिया हुआ है, यहाँ पर देखते हैं। देखो दिया हुआ क्या है इसमें, ई मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, म्यू पॉइसन रेशियो है, स्लैब थिकनेस है, के सबग्रेड मॉडुलस है। तो इसका जो फार्मूला होता है सिंपल सा EHQ डिवाइड बाई 12 के 1 माइनस म्यू स्क्वायर टू द पावर 1/4 होता है, ये याद रखना है। रिलेटिव रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस का, तो हम लोग इसमें देखते हैं कौन सा EHQ 12 म्यू स्क्वायर इसमें नहीं है, तो ये नहीं हो जाएगा। म्यू स्क्वायर है बट इसमें के नहीं है, इसलिए नहीं होगा। 12 में क्यू, ये 1/3 है, इसलिए ये नहीं होगा। तो ये एग्जैक्ट आंसर मेरा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्रिटिकल लोड पोजीशन पूछ रहा है किस में? रिजिड पेवमेंट में डिजाइन टेकन है। तो क्रिटिकल लोड पोजीशन जो होता है रिजिड पेवमेंट में कहाँ पे होता है? तो क्रिटिकल लोड पोजीशन जो होगा इंटीरियर लोडिंग में भी हो जाएगा, एज लोडिंग में भी होगा और कॉर्नर लोडिंग में, ये भी तीनों में होगा। तो अप्रोप्रिएट जो इसका आंसर हो जाएगा इंटीरियर, एज एंड कॉर्नर लोडिंग तीनों में हो जाएगा। तो ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? इफ द रेडियस ऑफ द व्हील लोड डिस्ट्रीब्यूशन इज 30 सेंटीमीटर, if the radius of wheel load distribution is 30 centimeter radius दिया हुआ, स्लैब थिकनेस 15 सेंटीमीटर दिया हुआ, देन द इक्विवेलेंट रेडियस पूछ रहा था। इक्विवेलेंट रेडियस को जो फार्मूला होता है इक्विवेलेंट रेडियस का, वो फार्मूला होता है अंडर स्क्वायर रूट 1.6 रेडियस ऑफ स्क्वायर प्लस जो थिकनेस हो गया उसका स्क्वायर 1.6 बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस कर देंगे 0.675 H। ये जो दिया हुआ है फर्स्ट टर्म में दिया हुआ फार्मूला ही है, यहाँ पे बी कंसीडर करते हैं, यहाँ पे एच कंसीडर करते हैं।
ये तो 0.6 है, ये इक्वल रेडियस होता है, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो ये कब होता है, ये कब होता है, जब बी बाई एच का जो वैल्यू है मीन्स ए बाई एच का, जो ए बाई एच, ए रेडियस हो गया इसका, बिल रेडियस हो गया, तो ए बाई एच जो है, अगर बी बाई जो एच है वो लेस होना चाहिए 1.74 से, 1.7 से अगर कम है तब ये फार्मूला यूज किया जाता है। कौन सा फार्मूला है, बी इज इक्वल टू, बी इज इक्वल टू जो फार्मूला हो गया 1.6 ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट माइनस 0.675 एच। ये कब यूज किया जाता है, जब ए बाई एच जो है, ए बाई एच का जो वैल्यू है वो लेस देन होना चाहिए 1.724 का, 724 का अगर कम है तो हम लोग ये फार्मूला यूज करते हैं। तो सबसे पहले ए बाई एच का वैल्यू देखते हैं, ए बाई एच कितना है मेरा, ए मेरा दिया हुआ 30 और एच दिया हुआ 15, तो ए बराबर ए 30/15 कितना हो रहा है 2, 2 जो है ग्रेटर है किससे 1.74 से, तो जब ग्रेटर हो जाता है तो हम लोग ये फार्मूला यूज नहीं करते हैं, जो ये फार्मूला दिया हुआ है वो यूज नहीं करते हैं, दैट इज ये नहीं होगा आंसर। तो इसमें डायरेक्ट जो हो जाएगा, अगर ये बड़ा होता है मतलब इससे ज़्यादा होता है तो जो रेडियस, जो बिल लोड डिस्ट्रीब्यूशन का जो रेडियस है वो इक्वल हो जाता है इक्विवेलेंट रेडियस का, मीन्स ए और बी दोनों सेम हो जाएगा। अगर ए बाई जो एच का जो रेशियो है ग्रेटर हो जाता है 1.724 से, ए बाई 2 से, ए बाई एच का जो रेशियो है वो ग्रेटर हो जाता है 1.724 से, तो जो बिल लोड डिस्ट्रीब्यूशन रेडियस है, रेडियस ऑफ बिल लोड जो है ए, जो बराबर हो जाता है किससे, इक्विवेलेंट रेडियस से। तो यहाँ पर जो मेरा ग्रेटर है तो जो होगा इक्वल हो जाएगा इक्विवेलेंट रेडियस से। तो इस तरह से मेरा इक्विवेलेंट रेडियस पूछ रहा था, तो इक्विवेलेंट रेडियस का जो वैल्यू हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा इस गिवन रेडियस से, दैट इज सी। ये अगर कम रहता मीन्स ए बाई एच का वैल्यू अगर कम रहता किससे 1.724 से कम रहता, तो हम लोग कौन सा यूज करते हैं, ये फॉर्मूला यूज करते हैं 1.6 ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 0. ये, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर है इसलिए हम लोग डायरेक्ट यूज किए हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा था, क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस फॉर कॉर्नर रीजन, कॉर्नर रीजन पे पूछ रहा है। दो तरह का होता है, रिजिड पेमेंट में कॉर्नर रीजन पे स्ट्रेस कॉम्बिनेशन पूछ रहा है कौन सा होगा, जो क्रिटिकल कंडीशन हो। तो कॉर्नर रीजन पे फ्रिक्शन स्ट्रेस को कंसीडर नहीं किया जाता है, जो फ्रिक्शनल स्ट्रेस है, फ्रिक्शनल स्ट्रेस जो है कॉर्नर पे नॉट कंसीडर, इस पर कंसीडर नहीं किया जाता कॉर्नर पे, बाकी जगह पे किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें देखे जाए तो कॉर्नर पे पूछ रहा है, तो कॉर्नर पे सिंपल एक याद रखना है, जो फ्रिक्शनल है ये नहीं कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो लोड इसमें फ्रिक्शन दिया हुआ तो ये होगा नहीं, इसमें फ्रिक्शन नहीं होगा। और लोड स्ट्रेस प्लस बार्पिंग स्ट्रेस, तो लोड स्ट्रेस होगा और बार्पिंग स्ट्रेस कॉर्नर पे, जो कॉर्नर रीजन पे होगा तो लोड स्ट्रेस और बार्पिंग स्ट्रेस ही होगा। तो इस तरह से मेरा सी करेक्ट हो जाएगा। यही अगर पूछ रहा है एज पे, अगर एज पे पूछ रहा है तो ये जो है एज पे होगा, लेकिन ये माइनस का जो साइन है, माइनस का साइन समर में होता है, समर में जो होगा वो माइनस होगा, और प्लस का साइन होगा विंटर में होगा। इस कह सकते हैं कि लोड कम्बिनेशन, एक क्रिटिकल लोड कम्बिनेशन एट एज पे लोड प्लस बार्पिंग स्ट्रेस माइनस, ये समर में है तो फ्रिक्शनल स्ट्रेस माइनस हो जाता है, और विंटर में जो है एज पे ही अगर देखा जाए, एज पे है तो लोड स्ट्रेस प्लस बार्पिंग स्ट्रेस प्लस फ्रिक्शनल स्ट्रेस, इसका होगा विंटर सीजन में होगा। विंटर सीजन में फ्रिक्शनल स्ट्रेस का साइन प्लस हो जाता है फ्रिक्शनल स्ट्रेस, और समर में माइनस हो जाता है, ये याद रखना है, माइनस हो गया समर में और ये हो गया विंटर में प्लस हो गया। लेकिन कॉर्नर पे जब कॉर्नर पे पूछा जाए तो फ्रिक्शनल स्ट्रेस कंसीडर नहीं किया जाता। तो कॉर्नर पूछ रहा है तो इसका अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, टाई बार। टाई बार कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, टाई बार जो प्रोवाइड किया जाता है लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट में प्रोवाइड किया जाता है। अगर इस जॉइंट है, लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट है, उसमें टाई बार प्रोवाइड किया जाता है, और एक्सपेंशन जो जॉइंट है इसको बोलते हैं डबल बार, इसको डबल बार बोलते हैं और इसको टाई बार बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट में टाई बार और एक्सपेंशन जॉइंट में डबल बार, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, टाई बार इन सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट और एट, तो टाई बार जहाँ प्रोवाइड किया जाता है तो लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट में, एक्सपेंशन जॉइंट में कौन से प्रोवाइड किया जाता है तो डबल बार यूज किया जाता है, डबल बार यूज किया जाता है एक्सपेंशन जॉइंट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, मैक्सिमम स्पेसिंग को कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट जो है उसका मैक्सिमम स्पेसिंग कितना होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट का जो स्पेसिंग होगा मैक्सिमम जो स्पेसिंग होगा कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट का तो एल जो होता है नॉट ग्रेटर देन 4.5 मीटर। कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट पूछ रहा है, जो कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है,
अगर देखा जाए तो अगर अलग अलग जॉइंट, छोटा जो जॉइंट होता है पहले कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट होता है, और इसी का अगर ज़्यादा हो जाए, बढ़ जाता है, तो एक एक्सपेंशन जॉइंट जाता है। एक्सपेंशन जॉइंट का जो साइज होता है वो बड़ा होता है, इसका लेंथ स्पेस जो होता है एक्सपेंशन जॉइंट का, ये एक्सपेंशन जॉइंट हो गया। ये अलग अलग पार्ट में देखा जाए छोटा छोटा स्लैब में, तो ये कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट होता है, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ये एक्सपेंशन हो गया। और इस तरह से अगर दूसरा पार्ट इसमें ऐड कर रहे हैं, इस तरह से ये ऐड होता है। ये जो पार्ट हो गया इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट, इसको लॉन्गिट्यूडिनल, ये कॉन्ट्रैक्शन और ये एक्सपेंशन। इसका मैक्सिमम स्पेसिंग अगर देखा जाए तो 2.5 mm तक होता है, इसका मैक्सिमम 25 mm मैक्सिमम स्पेसिंग होता है एक्सपेंशन जॉइंट का, मैक्सिमम स्पेसिंग एक्सपेंशन जॉइंट का। यहाँ पर क्या पूछ रहा था, मैक्सिमम स्पेसिंग पूछ रहा है किसका, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट रिजिड पेमेंट। तो मैक्सिमम स्पेसिंग पूछ रहा है, मतलब एक अगर यहाँ पर रहा है तो अगला जो आएगा मैक्सिमम स्पेसिंग वो कितना हो सकता है। तो ये जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, लेंथ ऑफ वन पेमेंट बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ वन पार्ट या वन स्लैब को बोल सकते हो, कितना हो जाएगा, नॉट ग्रेटर देन 4.5 मीटर, दैट इज 4.5 मीटर इसका मैक्सिमम स्पेसिंग हो जाएगा, डी का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैक्सिमम थिकनेस ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट। थिकनेस अभी बोले क्या होता है, अगर ये कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट है यहाँ पे इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन हो गया, तो इसके बाद एक एक्सपेंशन जॉइंट पड़ता है, फिर कॉन्ट्रैक्शन पड़ता है, तो ये जो मैक्सिमम जो इस जो थिकनेस हो गया इसी को बोलते हैं थिकनेस ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट। तो इसका जो स्पेस हो गया बीच का या कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट का, एक्सपेंशन जॉइंट का, ये मैक्सिमम कितना देता है, 25 mm तक, ये हो गया मैक्सिमम। मैक्सिमम थिकनेस ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट इसको प्रोवाइड किया जाता है किसके लिए, जो लैटरल एक्सपेंशन होता है उसको, लैटरल एक्सपेंशन होता है उसको बियर करने के लिए, मेन इसका पर्पस होता है एक्सपेंशन जॉइंट का, इसीलिए कि वो लैटरल एक्सपेंशन को बियर कर सके। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, मैक्सिमम थिकनेस पूछ रहा है एक्सपेंशन जॉइंट का, तो 25 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द फंक्शन ऑफ एन एक्सपेंशन जॉइंट। ठीक है, फंक्शन पूछ रहा है, फंक्शन ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट इन रिजिड पेमेंट। रिजिड पेमेंट में फंक्शन क्या है एक्सपेंशन जॉइंट का, तो एक्सपेंशन जॉइंट का जो फंक्शन है अभी हम लोग बोले क्या है, जो रेसिस्ट करता है एक्सपेंशन का, रेसिस्ट स्ट्रेस ड्यू टू एक्सपेंशन। जो एक्सपेंशन के क्रम में जो एक्सपेंशन के क्रम में जो एक्सपेंशन जो आएगा, जिस तरह अगर एक्सपेंशन जो आ रहा है, जब एक्सपेंशन आ रहा है पेमेंट में, रिजिड पेमेंट में, तो उसको जो अलाउ करेगा, मीन्स जो एक्सपेंशन आएगा, जो गैप है इसमें, जो गैप है, तो जब ये एक्सपेंड करेगा तो ये फुलफिल हो जाएगा। तो इस तरह से इसको कह सकते हैं कि इसको जो एक्सपेंशन उसको अलाउ करेगा, एक्सपेंशन को फ्री अलाउ करने के लिए एक्सपेंशन जॉइंट को दिया जाता है। मीन्स जो एक्सपेंशन को अलाउ करे, एक्सपेंशन को अलाउ करे, उसी के लिए हम लोग या स्ट्रेस यहाँ पर जनरेट नहीं होने दे, इसलिए एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें ऑप्शन कौन सा है, अलाउ फ्री एक्सपेंशन, अलाउ फ्री एक्सपेंशन। तो फ्री एक्सपेंशन को अलाउ करे इसलिए एक्सपेंशन जॉइंट को प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज अप्रोप्रिएट आंसर मेरा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 120 नंबर क्या कहता है, 120 नंबर क्या कर रहा है, ए ट्रैफिक सर्वे रिलेटेड टू प्रेजेंट एवरेज डेली ट्रैफिक कमर्शियल व्हीकल 100,000, द एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द ट्रैफिक फाउंड इज 8%। एनुअल रेट दिया हुआ है, आर का वैल्यू दिया हुआ है, द पेमेंट कंस्ट्रक्शन इज टू बी कंप्लीट इन 3 ईयर, एन का वैल्यू 3 में दिया हुआ है, 3 ईयर में कंप्लीट हो रहा है। लास्ट ट्रैफिक काउंट, द नंबर ऑफ व्हीकल फॉर डिजाइन रिजिड पेमेंट, नंबर ऑफ व्हीकल पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ व्हीकल का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ व्हीकल का अगर निकाला जाए तो नंबर ऑफ व्हीकल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ व्हीकल बराबर टोटल जो एक दिन का जो हो गया वो 1 + r⁻n, ये हो गया नंबर ऑफ व्हीकल का फॉर्मूला। तो ए दिया हुआ मेरा 1000, आर दिया हुआ मेरा कितना दिया हुआ 8%, तो 8 डिवाइड बाई 100%, एन दिया हुआ 3। यहाँ से सॉल्व करके हम देख रहे हैं कि तो एन का जो वैल्यू आ गया मेरा 1000 1 + 0.08/3, या फिर और इसको क्या लिख सकते हैं 1000 1.08/3। तो ऑप्शन मिला लेते हैं, इसमें कौन सा होगा 1.08.333, ये दैट इज डी मेरा अप्रोप्रिएट आंसर। सिंपल इसमें फॉर्मूला याद रखना है, A1 + r⁻n, आर दिया हुआ था मेरा 8%, ए दिया हुआ मेरा 1000। तो यहाँ से दोनों का डाटा वैल्यू किया, एन दिया हुआ था मेरा 3, सबका डाटा पुट किया, दैट इज इसका अप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, फंडामेंटल फैक्टर। फंडामेंटल फैक्टर इन द सिलेक्शन ऑफ पेमेंट, पेमेंट सिलेक्शन में फंडामेंटल फैक्टर क्या है, जो फंडामेंटल फैक्टर है पेमेंट को सिलेक्शन करने में वो कौन सा है। जो फंडामेंटल फैक्टर इन द सिलेक्शन ऑफ पेमेंट, पेमेंट सिलेक्शन में जो फंडामेंटल फैक्टर है, और टाइप एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रैफिक, किस टाइप का ट्रैफिक है, वहाँ पे इंटेंसिटी कितना है ट्रैफिक का, ये जो होता है फंडामेंटल होता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है उसमें टाइप, किस टाइप का हम ट्रैफिक डिजाइन कर रहे हैं, किस टाइप के ट्रैफिक के लिए हम लोग पेमेंट का डिजाइन कर रहे हैं,
वो मेन इंपॉर्टेंट होता है। मीन्स टाइप, इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ट्रैफिक, और इंटेंसिटी, उसमें कितना इंटेंसिटी आएगा उस ट्रैफिक के लिए, वो मेन इंपॉर्टेंट हो गया। दैट इज बी इसका अप्रोप्रिएट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर हाईवे एम्बैंकमेंट। हाईवे एम्बैंकमेंट के लिए मस्ट सुटेबल मटेरियल कौन सा होगा? तो हाईवे एम्बैंकमेंट के लिए मस्ट जो सुटेबल होगा, इसमें अगर क्ले नहीं होगा, सिल्ट नहीं होगा, एग्रोनल सॉइल नहीं, ये ग्रेनुलर सॉइल जो होगा वो मस्ट एप्रोप्रिएट होगा। तो मस्ट जो बढ़िया, सबसे बढ़िया मटेरियल होता है हाईवे के लिए, वो ग्रेनुलर सॉइल होता है। ग्रेनुलर सॉइल जो होता है इसमें स्टैंड आता है। तो ए इसका अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम डेली ट्रैफिक, मैक्सिमम डेली ट्रैफिक कैपेसिटी ऑफ बिटुमिनस पेमेंट। बिटुमिनस पेमेंट के लिए मैक्सिमम डेली ट्रैफिक कितना हो जाना चाहिए? इसके लिए 150 मीन्स 1500 टन पर डे होता है। 1500 टन ये SI के अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू IRC है। तो मैक्सिमम डेली ट्रैफिक कैपेसिटी ऑफ बिटुमेन, बिटुमेन का जो मैक्सिमम डेली ट्रैफिक है वो कितना है? 1500 मीन्स 1500 टन पर डे। 1500 टन पर डे जो है उसका मैक्सिमम डेली ट्रैफिक है। डेली ट्रैफिक पूछ रहा है, मीन्स एक दिन में कितना ट्रैफिक हो सकता है किस पे? बिटुमिनियस पेमेंट पे। बिटुमिनियस पेमेंट पे एक दिन में कितना ट्रैफिक जा सकता है? तो 1500 होता है, 1500 टन। ये डायमेंशन याद रखना, यूनिट 1500 टन। दैट इज सी इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता था? मस्ट सुटेबल इक्विपमेंट, इक्विपमेंट पूछ रहा है फॉर कॉम्पैक्टिंग लेयर, कॉम्पैक्टिंग क्ले सॉइल। क्ले सॉइल को कॉम्पैक्ट करने के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज होता है? तो क्ले सॉइल के लिए जब भी होता है, क्ले जब भी आएगा तो सीप फोर्ट रोलर के लिए क्ले सॉइल होता है। वाइब्रेटर यूज किया था सैंडी सॉइल के लिए। अगर सैंडी सॉइल है तो उसमें वाइब्रेटर यूज किया जाता है। ये सबसे स्टैंडर्ड जो ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछता है, क्ले के लिए मोस्ट सुटेबल इक्विपमेंट कौन सा है कॉम्पैक्टिंग करने के लिए? तो सीप फुट रोलर होगा। सीप फुट रोलर हो गया किसके लिए? क्ले के लिए। अगर वाइब्रेटर यूज करता है तो वाइब्रेटर हो जाता है सैंडी सॉइल के लिए। ठीक है। और प्नूमेटिक जो होता है टायर रोलर, इसको यूज किया था क्रेडिंग पर्पस के लिए। क्रेडिंग पर्पस के लिए जो क्रेडिंग होता है उसके पर्पस के लिए प्नूमेटिक रोलर होता है। और रोलर जो यूज होता है स्मूथ फीड रोलर, ये रॉक क्रश जो होगा, रॉक क्रशिंग वगैरह या ग्रेवल के लिए यूज होता है। ग्रेवल के लिए यूज होता है स्मूथ बिल रोलर। तो हम लोग देखें क्ले, क्ले का इंपॉर्टेंट हो गया सी फूड रोलर। ये वाइब्रेटर यूज हो गया सैंडी सॉइल के लिए, कैनेडिंग के लिए, कैनेडिंग के लिए पिनोमेट्रिक टाइप रोलर हो गया, और क्रशिंग के लिए या ग्रेवल के लिए स्मूथ बिल रोलर। तो इस तरह से मेरा इसका जो आंसर हो गया 124 का वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है? द एग्रीगेट रिक्वायर्ड फॉर 1 किलोमीटर लेंथ ऑफ वाटर बॉन्ड मैग्डम रोड पर मीटर बिट्स एंड 10 mm थिकनेस। 1 किलोमीटर लेंथ दिया हुआ है वाटर बॉन्ड मैग्डम का, उसका बिट्स दिया हुआ है 1 मीटर और थिकनेस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो उसमें एग्रीगेट कितना होगा? तो हम लोग जानते हैं जो एग्रीगेट रिक्वायर्ड जो होता है, एग्रीगेट रिक्वायर्ड होता है 20% मोर होता है किससे? वॉल्यूम ऑफ पेमेंट से 20% मोर होता है। क्यों 20% मोर क्यों लिया जाता है? क्योंकि डस्ट आ जाता है इसमें, ड्यू टू स्टोन डस्ट। तो स्टोन डस्ट जो आएगा, स्टोन डस्ट आएगा, स्टोन डस्ट के वजह से हम लोग एग्रीगेट जो है 20% ज़्यादा लिया जाता है जो वॉल्यूम है उससे। अगर जो वॉल्यूम है, टोटल जो वॉल्यूम हो गया, टोटल जो वॉल्यूम हो गया पेमेंट का, पेमेंट वॉल्यूम का, उसका 20% मोर होता है टोटल वॉल्यूम का। 20% मोर होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें स्टोन डस्ट, एग्रीगेट जो है, एग्रीगेट में डस्ट वगैरह आता है। तो डस्ट को कंसीडर करने के लिए या कंसीडर कर लेते हैं, इसमें इंक्लूड रहता है, इसलिए 20% हम ज़्यादा लेते हैं। तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम देखते हैं, पेमेंट वॉल्यूम कितना हो जाएगा। पेमेंट वॉल्यूम देखते हैं, 1 किलोमीटर दिया हुआ है लेंथ। तो 1 किलोमीटर लेंथ को अगर हम ऐसा यूनिट में करें तो 1000 मीटर हो जाएगा, 1000 मीटर हो जाएगा। तो पेमेंट बिट्स कितना दिया हुआ है? वाटर बिट्स दिया हुआ है 1 मीटर। तो 1 हो गया। थिकनेस कितना दिया हुआ है? 10 mm। 10 mm को हम लोग कंसिडर करते हैं ऐसा यूनिट में 0.01। तो ये हो गया मेरा मीटर क्यूब में। इससे ये 1 2 कैंसिल, दैट इज जो पेमेंट का जो वॉल्यूम हो गया, मीन्स पेमेंट वॉल्यूम हो गया वो 10 मीटर क्यूब हो गया। ठीक है। तो एग्रीगेट जब वॉल्यूम निकालेंगे तो इससे 20% ज़्यादा होगा। तो इसका 20% कितना हो जाएगा? 10 का 20% 2 हो जाएगा, मीन्स 10 + 2 = 12। तो 12 मीटर क्यूब जो हो जाएगा। तो एग्रीगेट का जो वॉल्यूम होगा, एग्रीगेट का जो वॉल्यूम होगा 12 मीटर क्यूब पर होगा, क्योंकि 20% इसमें इंक्रीज हो गया पेमेंट वॉल्यूम से। क्यों हुआ? क्योंकि स्टोन डस्ट की वजह से, स्टोन डस्ट जो है उसके वजह से, स्टोन डस्ट की वजह से 20% हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। 20% इंक्रीज करते हैं पेमेंट थिकनेस से, क्योंकि एग्रीगेट थिकनेस निकालने के लिए। तो इस तरह से मेरा देख लिए 10 + 2 = 12। दैट इज बी इसका, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता था? कैम्बर ऑफ शोल्डर, द कैम्बर ऑफ शोल्डर इन वाटर बॉन्ड मैग्डम रोड। WBM में जो होता है, WBM वाटर बॉन्ड मैग्डम रोड में जो कैम्बर होता है वो सेम होता है किसके? जो पेमेंट, जो से पेमेंट का जो है कैम्बर उससे।
वाटर बॉन्ड मैग्नेट में जो पेमेंट्स होता है दोनों का सेम होता है कैम्बर, जो पेमेंट हो गया वो और जो शोल्डर हो गया वो, दोनों का जो कैम्बर है वो दोनों सेम लिया जाता है वाटर बॉन्ड मैग्नेट WBM में, वाटर बॉन्ड मैग्नेट रोड में। तो यहाँ पर देखा जाए क्या पूछ रहा है, कैम्बर ऑफ शोल्डर इन वाटर बॉन्ड मैग्नेट रोड इज इक्वल टू द क्रॉस स्लोप ऑफ द पेमेंट। हाँ इक्वल होता है इसमें, ठीक है। तो इस तरह से WBM में इक्वल होता है। यही अगर पूछता ये जनरल में ये और दूसरे रोड में या करंट रोड में तो उसमें अलग अलग होता है। तो यहाँ पे WBM पूछ रहा था तो ए आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बॉन्डर द बाइंडर नॉर्मली यूज इन फ्लेक्सिबल पेमेंट, फ्लेक्सिबल पेमेंट के जो बाइंडिंग मटेरियल है या बाइंडिंग है उस क्या यूज़ किया जाता है, इसमें मैक्सिमम यूज़ किया जाता है और बिटुमेन यूज़ किया जाता है। जो फ्लेक्सिबल पेमेंट में बाइंडिंग मटेरियल जो है बिटुमेन यूज़ किया जाता है। वहीं अगर रिजिड पूछा जाए तो रिजिड में जो होता है बाइंडिंग मटेरियल वो सीमेंट होता है। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, अगर सीमेंट पूछता तो ये होगा रिजिड में, रिजिड में हो गया सीमेंट, और बिटुमेन किस में हो गया, वो फ्लेक्सिबल में हो गया। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल पूछा है तो इसलिए सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता था, हाईवे कंस्ट्रक्शन रोलिंग स्टार्ट, हाईवे जो कंस्ट्रक्शन उसमें रोलिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं वो पूछ रहा है। जो हाईवे कंस्ट्रक्शन जो रोलिंग होता है, जो रोलिंग होता है, अगर ये हाईवे कंस्ट्रक्शन मेरा कर रहा है तो यहाँ पर जो इसी को बोलते हैं हाईवे कंस्ट्रक्शन। तो जब ये स्टार्ट होगा तो एक साइड से लेकर के अपर की ओर जाता है सेंटर पे, ताकि यहाँ पे इसका एक स्लोप बना रहे। इसलिए जो स्टार्ट करते हैं साइड एंड प्रोसीड टू सेंटर, स्टार्ट फ्रॉम साइड, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ की ओर सेंटर की ओर लाते हैं। इस तरह से इधर इधर की पार्ट में भी इधर से और स्टार्ट करते हैं और सेंटर की ओर लाते हैं ताकि ये लेवल एक बना हुआ रहे। तो इस तरह से कह सकते हैं हाईवे कंस्ट्रक्शन रोलिंग स्टार्ट फ्रॉम साइड एंड प्रोसीड टू सेंटर, दैट इज ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर बॉन्ड मैग्नम रोड WBM कंस्ट्रक्ट कर रहा है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अप्रोप्रिएट आफ्टर स्प्रेडिंग, स्प्रेडिंग कोर्स एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट के बाद हम लोग क्या करते हैं उसका सीक्वेंस पूछ रहा है। तो इसका सीक्वेंस देखते हैं, सबसे पहले क्या होगा, तो कोर्स एग्रीगेट के बाद हम लोग सभी अंदर ड्रॉ रोलिंग करते हैं, और ड्राई है उसको रोलिंग करते हैं। तो ड्राई के बाद, ड्राई सब में दिया हुआ, उसके बाद ड्राई के बाद बेट करेंगे नहीं, इसके पहले एप्लीकेशन ऑफ स्क्रीनिंग करते हैं, इसको स्क्रीनिंग किया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ फिलर लास्ट में होगा, एप्लीकेशन ऑफ फिलर लास्ट में होगा, फिलर किया जाता है लास्ट में, ड्राई रोलिंग पहले होगा, एप्लीकेशन ऑफ फिलर लास्ट में होगा। तो एक में ये होगा, इसके बाद जस्ट बाद बेट रोलिंग होता नहीं है। तो ड्राई रोलिंग, एप्लीकेशन ऑफ स्क्रीनिंग, वेट रोलिंग, एप्लीकेशन ऑफ फिलर, दैट इज ये करेक्ट सीक्वेंस हो गया इसका सी। तो इसका कोर्स एग्रीगेट के बाद जो होगा वो ड्राई रोलिंग किया जाएगा, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ स्क्रीनिंग, उसके बाद बेट रोलिंग, उसके बाद फिलर, फिलर लास्ट में होगा, और ड्राई के बाद जस्ट बेट होगा नहीं, इसके पहले स्क्रीनिंग होगा, दैट इज सी इसका अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन द पेनिट्रेशन मैग्नम कंस्ट्रक्शन बिटुमन, इन द पेनिट्रेशन मैग्नम कंस्ट्रक्शन द बिटुमन इज, जो पेनिट्रेशन कर रहा है तो बिटुमन जो होता है क्या करता है या बिटुमन को कब यूज करते हैं वो पूछ रहा है। स्प्रेड आफ्टर द एग्रीगेट आर स्प्रेड एंड कॉम्पैक्टेड, हाँ जो इसको जो बिटुमन को कब स्प्रेड किया जाता है, जब एग्रीगेट और एग्रीगेट को कॉम्पैक्ट कर दिया जाए, मीन्स एग्रीगेट को पहले कॉम्पैक्ट कर दिया जाए उसके ऊपर से बिटुमन को स्प्रेड किया जाता है, ठीक है। तो ये अप्रोप्रिएट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन को समझना है तो पेट्रेशन कर रहे हैं जिसमें कंस्ट्रक्शन बिटुमेन रोड को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो स्प्रेड आफ्टर द एग्रीगेट आर स्प्रेड एंड कॉम्पैक्टेड, एग्रीगेट को पहले फिल कर लेंगे, इसको कॉम्पैक्ट कर देंगे, उसके बाद इसको स्प्रेड करेंगे कौन, बिटुमेन। तो एग्रीगेट को पहले करेंगे उसके बाद करेंगे स्प्रेड बिटुमेन का। तो स्प्रे आफ्टर मीन्स बाद में करेंगे बिटुमेन को, दैट इज ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा, व्हेन द बिटुमेन सरफेस इज डन ऑन द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्लैक, और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पूछ रहा है, पहले से कोई सरफेस एग्जिस्ट है उससे बिटुमिनस सरफेस एग्जिस्ट कर रहे हैं द्वारा डाल रहे हैं, व्हेन द बिटुमेन सरफेस इज डन ऑन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्लैक टॉप रोड ऑन द ओवर एग्जिस्टिंग सीमेंट कॉन्क्रीट रोड, द टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, पहले से एक अगर सीमेंट कॉन्क्रीट है इसके ऊपर हम इसके ऊपर अलग से हम बिटुमेन सरफेस डालेंगे तो उसके लिए बीच में क्या डालना पड़ेगा या उसमें ट्रीटमेंट कौन सा होगा, तो इसको बोलते हैं ट्रैक कोट, इसको जो बोलते हैं वो ट्रैक कोट यूज होता है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सरफेस है तो उस समय यूज़ किया जाता है ट्रैक कोट। सील कोट क्या होता है, सील कोट जो होता है सबसे टॉप कोट होता है, जो सबसे टॉप में दिया जाता है वो टॉप कोट जो होता है वो सील कोट होता है। प्राइमरी कोट फर्स्ट कोट होता है, या फर्स्ट इसको बोल सकते हैं, फर्स्ट कोट जो होता है प्राइमरी कोट होता है या प्राइम कोट बोल सकते हैं। ट्रैक कोट एग्जिस्टिंग सरफेस अगर एग्जिस्टिंग है ऑलरेडी तो उसमें ट्रैक कोट यूज़ किया जाता है, ट्रैक कोट एग्जिस्टिंग में। सील कोट सबसे टॉप का होता है, प्राइम कोट सबसे फर्स्ट होता है, प्राइम कोट सबसे कब फर्स्ट होता है, और इसका जो विस्कोसिटी होता है वो लो होता है, लो विस्कोसिटी।
तो ये कह सकते हैं प्राइम कोट का जो विस्कोसिटी होता है वो लो होता है, लो विस्कोसिटी, और ये फर्स्ट है, दैट इज प्राइमरी या फर्स्ट बोल सकते हैं। सील कोट सबसे टॉप का है, टॉप कोट है। ट्रैक कोट एग्जिस्टिंग सरफेस के लिए ट्रैक कोट यूज होता है, तो यहाँ मेरा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोविंग प्रेमिक्स मेथड इज यूज फॉर बेस कोर्स, बेस कोर्स के लिए कौन सा यूज किया जाता है, तो बेस कोर्स के लिए यूज किया जाता है। विच ऑफ द फ्लोविंग प्रेमिक्स मेथड इज यूज्ड फॉर बेस कोर्स, बेस कोर्स के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है वो पूछ रहा है। विच ऑफ द फ्लोविंग प्रेमिक्स मेथड इज यूज्ड फॉर बेस कोर्स, बेस कोर्स के लिए यूज किया जाता है, और सबसे बेस्ट जो होगा बिटुमिन कॉर्पेट नहीं, मैस्टिक स्पाल्ट नहीं, सीट स्पाल्ट नहीं, मैस्टिक स्पाल्ट ब्रिज के लिए होता है, तो बिटुमिनस बॉन्ड मैग्नम, बिटुमिनस बॉन्ड मैग्नम जो है सबसे बेस्ट होगा प्रेमिक्स मेथड के लिए, प्रेमिक्स मेथड के लिए बिटुमिनस बॉन्ड मैग्नम, डी इसका अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 33 नंबर है। 33 नंबर क्या पूछ रहा है, करेक्ट आंसर पूछ रहा है, करेक्ट आंसर पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या पूछता है, क्वांटिटी ऑफ बाइंडर रिक्वायर्ड फॉर ट्रैक कोट इज लेस देन दैट रिक्वायर्ड फॉर प्राइम कोट, जो क्वांटिटी होता है, क्वांटिटी जो है टॉप द ट्रैक कोट इज लेस, ट्रैक कोट जो क्वांटिटी कम होता है किससे, प्राइम कोट से। ऐसा कहीं पे कुछ है नहीं कि ट्रैक कोट का जो इक्वल तो हो सकता है, प्राइम कोट होता है सबसे फर्स्ट में, ट्रैक कोट होता है बीच में, इसके ऊपर होता है सील कोट, दैट इज सील कोट, ट्रैक कोट और प्राइम कोट, सबसे स्टार्टिंग में प्राइम कोट, ट्रैक कोट, फिर सील कोट। तो ऐसा कहीं पे क्वांटिटी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, प्राइम कोट ट्रीटमेंट इज गिवन फॉर फ्लैगिंग द वॉइड इज इन वाटर बॉन्ड मैग्नम ड्यूरिंग बिटुमिनस रोड कंस्ट्रक्शन, ये भी कहीं है ऐसा नहीं जी। सील कोट इज प्राइमरी फाइनल कोट ओवर सर्टेन प्रीवियस बिटुमन पेमेंट, ये तो सही लग रहा है, क्योंकि सील कोट जो होता है फाइनल कोट होता है, सील कोट इज फाइनल कोट ओवर सर्टेन प्रीवियस बिटुमिनस पेमेंट, बिटुमिनस पेमेंट के ऊपर जो दिया जाता है वो सील कोट होता है, तो उसका ऑप्शन था बिटुमिनस प्राइम इज हाईली ये हाई विस्कोसिटी, बिटुमिनस जो प्राइमर होता है वो हाईली विस्कोसिटी होता है, बिटुमिनस प्राइमर होता है सबसे ज़्यादा, तो ये इसका अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा, ऐसे तो सी भी लग रहा था लेकिन इससे ज़्यादा आंसर जो करेक्ट है मेरा, जो विस्कोसिटी होता है सबसे ज़्यादा होता है बिटुमिन प्राइमर का, तो इसलिए डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। तो 34 देखते हैं, सुटेबल सरफेस मटेरियल फॉर ब्रिज, ब्रिज डेक के लिए सरफेस मटेरियल क्या होता था, बीएम होगा, तो मैस्टिक स्पाल्ट, मैस्टिक स्पाल्ट जो होगा ब्रिज डेक स्लैब के लिए मैस्टिक स्पाल्ट होता है, सिंपल याद रखना है बीएम, मैस्टिक स्पाल्ट ब्रिज के लिए मैस्टिक स्पाल्ट होता है। सुटेबल सरफेस मटेरियल फॉर ब्रिज डेक स्लैब, ब्रिज डेक स्लैब अगर कंसीडर किया जाता है, कंसीडर करते हैं, तो मैस्टिक स्पाल्ट यूज होता है। मैस्टिक स्पाल्ट में कौन कौन सा मटेरियल होता है, तो इसमें बिटुमेन होता है, बिटुमेन होता है, फाइन एग्रीगेट होता है, फाइन एग्रीगेट होता है और फिलर होता है, तो बिटुमेन, फाइन एग्रीगेट और फिलर ये तीनों होता है मैस्टिक एस्फाल्ट में। मैस्टिक एस्फाल्ट यूज़ किया जाता है ब्रिज डेक में, ठीक है, इसमें यूज़ क्या होता है, बिटुमेन रहता है, फाइन एग्रीगेट रहता है, और एक और होता है फिलर, वो स्मॉल फिलर होता है, तो इस तीनों मटेरियल इसको तीनों पार्ट इंक्लूड रहता है मैस्टिक एस्फाल्ट में, तो ब्रिज डेक के लिए मैस्टिक एस्फाल्ट बेस्ट मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्या कर रहा है, which of the following considered to be the highest quality construction in the group of black top pavement, black top pavement के लिए हाईएस्ट क्वालिटी कंस्ट्रक्शन कौन सा है, तो ब्लैक टॉप अगर है, ब्लैक टॉप है तो सबसे पहले तो ब्लैक के लिए बिटुमिनस ही आएगा, बिटुमिनस में दो ऑप्शन है, इसमें कारपेट है और कंक्रीट है। विच ऑफ द फ्लोइंग कंसिडर टू बी हाईएस्ट क्वालिटी कंस्ट्रक्शन इन द ग्रुप ऑफ ब्लैक टॉप पेमेंट, ब्लैक टॉप पेमेंट में जो हाईएस्ट क्वालिटी कंस्ट्रक्शन वो कौन सा होगा, तो बिटुमिनस कारपेट या बिटुमिनस कंक्रीट, ये दोनों में कोई एक होगा, तो ब्लैक टॉप में हाईएस्ट होगा तो कंक्रीट कारपेट ने कंक्रीट जो होगा वो हाईएस्ट होगा, दैट इज डी इसका अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द थिकनेस ऑफ बिटुमिनस कारपेट, कारपेट का जो थिकनेस होता है कम होता है, 20 से 25 mm तक इसका होता है, सबसे कम होता है बिटुमिन थिकनेस का। बिटुमिनस कारपेट, कारपेट जो होता है, कारपेट जो होता है, कारपेट एक पतला लेयर होता है, कारपेट होता है, तो बिटुमिनस का जो कारपेट होता है उसका कितना में थिकनेस उसका वेरी करता है, तो बिटुमिनस कारपेट का जो थिकनेस होता है 20 से 25 mm तक इसका स्टैंडर्ड डाटा है, 20 से 25 mm तक इसका होता है, बिटुमिनस कारपेट वेरीज करता है 20 से 25 mm तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 37 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट कारपेट ऑफ सैंड बिटुमेन मिक्स विदाउट कोर्स एग्रीगेट, विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट एक कारपेट ऑफ सैंड बिटुमेन, सैंड है और बिटुमेन है मिक्स है विदाउट कोर्स, इसमें विदाउट कोर्स एग्रीगेट नहीं है, मतलब उसमें सैंड है, बिटुमेन है, फाइन एग्रीगेट है और बिटुमेन है, बट कोर्स एग्रीगेट नहीं है। कोर्स एग्रीगेट किस में नहीं होगा, तो कोर्स एग्रीगेट इसमें तो हम लोग देखे थे, इसमें एक फिलर वगैरह भी था, मैस्टिक एस्फाल्ट जो ब्रिज के लिए यूज हुआ था, ब्रिज डेक के लिए यूज हुआ था, लेकिन सैंड और बिटुमेन मिक्स है विदाउट कोर्स एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट नहीं है, तो वो है सीट एस्फाल्ट जो है, सीट एस्फाल्ट में जो होता है कोर्स एग्रीगेट नहीं होता, तो इस तरह से देख सकते हैं सैंड मिक्स विदाउट, ये वर्ड है विदाउट कोर्स एग्रीगेट, दैट इज
सीट स्पाल्ट, सीट स्पाल्ट में कोर सेग्रीगेट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, इन हाईवे कंस्ट्रक्शन ऑन सुपर एलिवेटेड कर्व द रोलिंग सेल प्रोसीड। अगर कर्व है तो रोलिंग जो इसमें स्टार्ट होगा, तो रोलिंग कहाँ से होगा, रोलिंग जो होगा स्टार्ट इसमें, रोलिंग जब भी अभी हम लोग देखते हैं फर्स्ट पार्ट में ही जो रोलिंग था कर्व में, जो साइड से लेकर के सेंटर की ओर जा रहा था। अगर किसी पेमेंट में अगर स्टार्ट करते हैं रोलिंग, तो साइड से लेकर के सेंटर की ओर जा रहा था, साइड से सेंटर की ओर जा रहा था। लेकिन यह पूछ रहा है कर्व में, तो कर्व में जब भी होगा तो लोअर एज से लेकर के, अगर कर्व इस तरह से मेरा बना हुआ है, अगर सिंपल पेमेंट में हम लोग देखे थे, पेमेंट में हम लोग क्या देखें, पेमेंट में जो स्टार्ट था, पेमेंट में तो साइड से लेकर के टॉप की ओर जा रहा था। लेकिन यहाँ पे कर्व पूछ रहा है, अगर कर्व है तो कर्व में क्या होगा, लोअर एज से स्टार्ट होगा, लोअर से स्टार्ट होगा और अपर ओर की तरह, लोअर एज से जाएगा और अपर एज की तरह मूव करेगा। तो लोअर एज टुवर्ड्स द अपर एज, लोअर एज टुवर्ड्स द अपर एज। तो हम लोग कह सकते हैं जो कर्व होगा, कर्व में जो रोलिंग स्टार्ट होगा तो अंदर लोअर एज से लेकर के अपर ओर, लोअर एज से स्टार्ट होगा और अपर ओर की तरह इस तरह से कर्व फॉर्म करेगा। तो इस तरह से लोअर एज टुवर्ड्स अपर एज, दैट इज सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। साइड टुवर्ड द सेंटर, ये किस में होता है, साइड से होता है टुवर्ड्स सेंटर, ये होता है पेमेंट के लिए। अगर सिंपल पेमेंट, प्लेन पेमेंट निकालते हैं तो उस तरह से जो रोलिंग स्टार्ट होता है वो साइड होता है टुवर्ड्स सेंटर, ये पेमेंट के लिए होता है। बट अगर हम कर्व पे डिजाइन करते हैं तो कर्व में इनर एज से लेकर के आउटर एज की तरफ जाता है, लोअर एज से अपर एज की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, 39 नंबर क्या था, द एक्सपेंशन जॉइंट ऑफ सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट आर प्रोवाइड एट द इंटरवल ऑफ। एक्सपेंशन जॉइंट अभी हम लोग देखे थे, पहले कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट होता है, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट के बाद एक्सपेंशन जॉइंट होता है। एक्सपेंशन जॉइंट का जो थिकनेस होता है ये लगभग 25 mm या 21 से 25 mm तक वेरी करता है, मीन्स मैक्सिमम 25 mm होता है एक्सपेंशन जॉइंट का थिकनेस। और एक्सपेंशन जॉइंट जो प्रोवाइड किया जाता है वो लगभग कितने पे होता है, तो लगभग जो प्रोवाइड किया जाता है ये, तो इसका जो लेंथ होता है एक्सपेंशन जॉइंट का वो लगभग 21 मीटर तक होता है, 21 मीटर तक होता है। और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट का कितना हुआ था, 4.5 मीटर, 4.5 मीटर, 4.5 मीटर कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। अभी हम लोग देखते हैं इसको बढ़िया से। अगर इस तरह से देखा जाए, ये कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट है, यहाँ से अगर ये एक्सपेंशन जॉइंट हो गया, ये मेरा एक्सपेंशन जॉइंट हो गया, ये मेरा कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट है। कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट प्रोवाइड किया जाता है 4.5 पर स्पेसिफिक लेंथ के अकॉर्डिंग, या इतना डिस्टेंस पे। अगर एक्सपेंशन जॉइंट किया जाता है, एक एक्सपेंशन जॉइंट और अगला एक्सपेंशन जॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो लगभग 21 मीटर के आसपास होता है। और जो इसका थिकनेस होता है, ये जो थिकनेस हो गया एक्सपेंशन जॉइंट का, वो 21 to 25 mm तक होता है। 3 बार याद रखना है, एक्सपेंशन जॉइंट का थिकनेस हो गया 21 to 25 mm। कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट का जो लेंथ हो गया, एक कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट और अगले कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 4.5 मीटर के अप्रॉक्स होता है। और एक्सपेंशन जॉइंट मीन्स एक एक्सपेंशन जॉइंट से अगले एक्सपेंशन जॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस हो गया 21 मीटर के आसपास होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो एक्सपेंशन जॉइंट सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट प्रोवाइड एट द इंटरवल ऑफ, जो कितने इंटरवल पर प्रोवाइड किया जाता है एक्सपेंशन जॉइंट, तो हम लोग 18 से 21 मीटर एक एक्सपेंशन जॉइंट। अगर ये कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट है तो एक एक्सपेंशन जॉइंट है, ये अगला एक्सपेंशन जॉइंट अगर मान लीजिए यहाँ पे है, तो यहाँ और यहाँ के जो बीच का रेडियो होगा 21 मीटर अप्रोक्स मैक्सिमम होता है। और ये मेरा कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट है, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट कितना हो गया 4.5 मीटर। और इसका जो थिकनेस हो गया, ये पार्ट का ये जो थिकनेस हो गया ये होता है 25 mm या 21 mm, 21 to 25 mm तक इसका थिकनेस होता है। तो तीनों डाटा याद रखना है। तो इस तरह से मेरा आंसर जो होगा इंटरवल कितना होगा 10 to 21 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्या कह रहा है, द इनकरेक्ट कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट आर स्पेस क्लोजर देन एक्सपेंशन जॉइंट। इनकरेक्ट पूछ रहा है, इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट इसमें पूछ रहा है कि इनकरेक्ट कौन सा होगा। तो इनकरेक्ट कौन सा होगा, तो हम लोग देखें कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट आर स्पेस क्लोजर देन एक्सपेंशन जॉइंट, तो सही हम लोग देखें, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट कहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है 4.5 मीटर पर किया जाता है और एक्सपेंशन जॉइंट होता है अप्रोक्सीमेटली 21 मीटर पे। तो कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट क्लोजर हो गया, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट आर प्रोवाइड इन द सीमेंट कंक्रीट रोड टू पेमेंट लॉन्गिट्यूडनल क्रैक। लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट क्यों प्रोवाइड किया जाता है, और प्रोवाइड इन सीमेंट कंक्रीट रोड टू प्रिवेंट लॉन्गिट्यूडनल क्रैक। लॉन्गिट्यूडनल क्रैक को प्रिवेंट करने के लिए लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट प्रोवाइड किया जाता है, तो ये भी सही है। डुअल बार आर प्रोवाइड इन लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट, नहीं डुअल बार नहीं, टाई बार प्रोवाइड किया जाता है। लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट में टाई बार प्रोवाइड किया जाता है, डुअल बार कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, डुअल बार प्रोवाइड किया जाता है एक्सपेंशन जॉइंट में, एक्सपेंशन जॉइंट में। तो इस तरह से देखा जाए कि ये मेरा गलत है, क्योंकि डबल बार प्रोवाइड किया जाता है कहाँ, एक्सपेंशन जॉइंट में, एक्सपेंशन जॉइंट में। और लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट में कौन सा प्रोवाइड किया जाता है, टाई बार प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये मेरा
गलत हो गया, दैट इज सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिल रोड। हिली रोड वन विच पासेस थ्रू द टेरन विच इज क्रॉस स्लोप। हिल रोड में जो टेरन होगा वो कितना होगा, तो हिल रोड में देखिए जीरो से अलग होता है। हिल रोड में 25 to 60 होता है, 0 से 10% जो होता है वो होता है प्लेन के लिए। प्लेन के लिए 10 हो गया, 0 से 10%, और 10 से 25 देखते हैं तो ये रोलिंग के लिए होता है। 25 से 60 में 25 to 60 हो गया, ये हिल के लिए, हिली के लिए। और अगर 60 से ग्रेटर है तो उसको बोलते हैं स्टीप टेरन। स्टीप टेरन में 60% से ज़्यादा होगा तो प्लेन, सिंपल से याद रखना, इसको प्लेन, इसको रोलिंग, इसको इसको हिली। और अगर इससे ज़्यादा होगा, 60 से ज़्यादा हो गया 60% से, तो इसको बोलते हैं स्टीप टेरन। ठीक है, तो चारों याद रखना, 0 से 10 के लिए प्लेन, 10 से 25 के लिए रोलिंग, और 25 से 60 के लिए हिली, और 60 से ज़्यादा के लिए स्टीप। तो इसमें पूछ रहा था हिली, तो हिली के लिए 25 से 60 हो जाएगा, दैट इज सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक फिगर दिया हुआ है, फिगर में क्या कर रहा है वो देखते हैं। इफ सो लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन ए बी ऑफ द हिल रोड द रेसिस्टिंग लेंथ एल आर इज गिवन बाय, एल आर का जो वैल्यू है वो कितना होगा वो पूछ रहा है। तो एल आर का जो वैल्यू है एल नॉट प्लस एल वन दिया हुआ है, तो एल वन का एल आर एच एफ क्या है, एफ इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा एल वन प्लस एच बाई एफ हो जाएगा, एल वन बाई एच बाई एफ हो जाएगा। एल वन का जो वैल्यू होगा, एल वन का जो वैल्यू होगा, या रिजल्टेंट पूछ रहा है एल आर, द रेसिस्टिंग लेंथ, रेसिस्टिंग लेंथ एल जो होगा, एल आर का जो वैल्यू है वो एल वन प्लस एच बाई एफ, एल वन बाई एच प्लस एफ, दैट इज बी इसका करेक्ट होगा। एल वन हो जाएगा एल वन प्लस एच बाई एफ, एल वन प्लस एच बाई एफ, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है in hill road if several alternate alignment are surveyed which fulfill geometric standard the preferred alignment is। in hill road में पूछ रहा है if several alternate alignment are surveyed which fulfill the geometric standard the preferred alignment is the one which resisting the length। पूछ रहा है जो ज्योमेट्रिक सिमेट्री को फुलफिल कर रहा है, ज्योमेट्रिक स्टैंडर्ड को फुलफिल कर रहा है, तो इसमें अलाइनमेंट होगा वो कौन सा होगा जो लेंथ को रेसिस्ट करता है। तो लेंथ को रेसिस्ट करने के लिए जो रेसिस्टिंग लेंथ जो होगा, वन विच हैज रेसिस्टिंग लेंथ इज, रेसिस्टिंग लेंथ जो होगा मिनिमम जब होगा तो इसको फुलफिल करेगा, दैट रेसिस्टिंग लेंथ जो मिनिमम होगा वो फुलफिल करेगा। हिल रोड में रेसिस्टिंग लेंथ मिनिमम जो होगा वो फुलफिल करेगा। 143 का मिनिमम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द कैम्बर ऑफ हिल रोड, हिल रोड का जो कैम्बर होता है वो कितना होता है। द कैम्बर ऑफ हिल रोड इन केस ऑफ बिटुमिन, बिटुमिन के लिए हिल रोड है तो 2.5% हो जाएगा, होगा हिल रोड के लिए। ठीक है, ये जो 4 होता है, 4% जो होता है वो अर्थन टाइम के, अर्थन के लिए होता है। ये हो गया अर्थन रोड के लिए, अर्थन सरफेस हो गया, तो 2.5 तो हो गया इसका, बिटुमेन के लिए हो गया और हिल रोड के लिए हो गया। और ये 3% जो होता है, 3% होता है वाटर बॉन्ड मैग्डम के लिए होता है, वाटर बॉन्ड मैग्डम रोड के लिए 3%, 4% अर्थन अर्थन रोड के लिए, और 2% होता है जो लाइट रेन वगैरह होता है या कंक्रीट सरफेस के लिए, जो कंक्रीट है कंक्रीट के लिए। तो सिंपल हम लोग याद क्या रख सकते हैं, कैम्बर, कैम्बर का जो वैल्यू दिया हुआ है हिल रोड में बिटुमेन सरफेस के लिए, बिटुमेन सरफेस के लिए 2.5%, और कंक्रीट के लिए अगर देखा जाए कंक्रीट के लिए 2%, WBM वाटर बॉन्ड मैग्डम के लिए 3%, और अर्थन के लिए जो अर्थन सरफेस है अर्थन के लिए 4%। तो इसमें कैमरा पूछ रहा है बिटुमेन के लिए तो 2.4%, 2.5% इज इसका करेक्ट हो गया। और याद रखना कंक्रीट के लिए 2, WBM के लिए 3 और अर्थन के लिए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दादा सुपर एलिवेशन पूछ रहा है। सुपर एलिवेशन क्या होता है, ई प्लस एफ, हम लोग फॉर्मूला याद रखते हैं, वी को डिवाइड बाई 127R, वी इन KMPH में होता है। वी जो होता था हम लोग KMPH में हम लोग पढ़े थे, ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी को डिवाइड बाई 127R। वी का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 7% होता है, 0.7 होगा। एफ का मैक्सिमम वैल्यू देखा जाए तो 0.15 होता है। ठीक है, भी जो हो रहा था वो KMPH में हो रहा था, KMPH में रहता तो ये फॉर्मूला होता है। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द सुपर एलिवेशन टू बी प्रोवाइडेड इन द हॉरिजॉन्टल कर्व, हॉरिजॉन्टल कर्व पे सुपर एलिवेशन कितना प्रोवाइड किया जाएगा जब रेडियस R है। इन हिल रोड, हिल रोड में, हिल रोड में सुपर एलिवेशन कितना प्रोवाइड किया जाता है, तो हिल रोड में जो प्रोवाइड किया जाता है वो 25% कम होता है, दैट इज वी स्क्वायर डिवाइड बाई 225R हो जाएगा इसका
हिल रोड में, दैट इज वी इसका 2 है, दैट इज सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मिनिमम डिजाइन स्पीड ऑफ हेयर पिन, मिनिमम डिजाइन स्पीड हेयर पिन बेंड इन हिल रोड, हिल रोड में हेयर पिन जो बेंड है उसका जो मिनिमम डिजाइन स्पीड होगा वो कितना होगा। तो मिनिमम हेयर पिन का इससे याद रखना, हेयर पिन से याद रखना, हेयर पिन का जो स्पीड होगा हिल रोड में वो 20 kmph होता है, 20 kmph होता है हिल रोड के लिए, दैट इज ए इसका करेक्ट आंसर होगा। हेयर पिन 20 रुपये, हेयर पिन 20 में। तो द ड्रेन विच प्रोवाइड पैरेलल टू रोडवे टू इन द ड्रेन विच इज प्रोवाइड पैरेलल टू रोडवे टू इंटरसेक्ट एंड डाइवर्ट द वाटर फ्रॉम हिल स्लोप इज नोन एज, क्या पूछ रहा है, एक ड्रेन है, द ड्रेन विच इज प्रोवाइड, एक ड्रेन है जो प्रोवाइड करता है कहाँ, पैरेलल टू रोडवे, एक रोड के पैरेलल में एक ड्रेन प्रोवाइड किया जा रहा है, ये रोड पेवमेंट है इसके पैरेलल में एक ड्रेन प्रोवाइड किया जा रहा है, इंटरसेप्ट एंड डाइवर्ट द वाटर, क्यों प्रोवाइड किया जा रहा है, इंटरसेप्ट एंड डाइवर्ट द वाटर, वाटर को डाइवर्ट करने के लिए, फ्रॉम हिल स्लोप से निकालने के लिए, तो इज नोन है, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको कैच वाटर ड्रेन बोलते हैं, कैच वाटर ड्रेन बोलते हैं, इट इज बी इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वाल विच आर नेसेसरी ऑन ए हिल साइड ऑफ रोडवे, हिल साइड में जो प्रोवाइड किया जाता है वो कौन सा होता है, तो हिल साइड में जो प्रोवाइड किया जाता है वो होता है ब्रेस्ट बाल, ठीक है, हिल साइड में ब्रेस्ट बाल। रिटर्निंग बाल कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, वैली साइड में, वैली साइड में वैली साइड में, अगर वैली साइड पूछता, ये पूछ रहा था हिल साइड ऑफ रोडवे, हिल साइड में प्रोवाइड किया जाएगा तो हिल, इससे याद रखना हिल, हिल मिस ब्रेस्ट, हिल मिस ब्रेस्ट साइड में, हिल्स ब्रेस्ट साइड, हिल जो होगा हिल ब्रेस्ट साइड में ब्रेस्ट बाल यूज़ किया जाता है हिल में, हिल साइड में, और रिटर्निंग बाल प्रोवाइड किया जाता है वैली साइड में। तो इस तरह से याद रखना कि रिटर्निंग बाल वैली साइड में और ब्रेस्ट बाल हिल साइड में, तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, हिल रोड द साइड ड्रेन आर्क प्रोवाइड, हिल रोड में तो साइड ड्रेन जो है कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, तो हिल रोड में जो साइड ड्रेन प्रोवाइड किया जाता है ओनली ऑन द हिल साइड, जो हिल रोड में जो है साइड ड्रेन जो प्रोवाइड किया जाता है, हिल रोड, इन हिल रोड द साइड ड्रेन आर्क, जो साइड ड्रेन जो आर्क है वो कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, ओनली ऑन द हिल साइड, हिल साइड में सिर्फ प्रोवाइड किया जाता है, ओनली ऑन द हिल साइड रोड, दैट इज ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन हिल रोड द साइड ड्रेन आर्क प्रोवाइडेड ओनली ऑन द हिल साइड, दैट इज इसका ए, हिल रोड में ओनली हिल साइड, ये याद रखना ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट इसमें कौन सा है, इमल्सन इज यूज टू स्टेबलाइज डिजर्ट सैंड, इमल्सन जो है वो क्या यूज़ किया जाता है, इमल्सन इज यूज टू स्टेबलाइज डिजर्ट सैंड, डिजर्ट सैंड में यूज़ किया जाता है इमल्सन, तो ये मेरा करेक्ट है, इमल्सन यूज़ किया जाता है, सॉरी इमल्सन जो है यूज़ किया जाता है स्टेबलाइजिंग में डिजर्ट सैंड में। सॉइल लाइम स्टेबलाइजेशन, सॉइल लाइम स्टेबलाइजेशन जो है ब्लैक कॉटन के लिए यूज़ किया जाता है, सॉइल लाइम स्टेबलाइजेशन इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर ब्लैक कॉटन, ब्लैक कॉटन के लिए सॉइल लाइम एकदम सही है ये सॉइल लाइम। और सॉइल लाइम स्टेबलाइजेशन इज क्विट इफेक्टिव इन वार्म रीजन, क्वाइट इफेक्टिव है, मीन्स इफेक्टिव नहीं होता है, तो जब टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ पे सॉइल लाइम स्टेबलाइजेशन नहीं किया जाता। सॉइल लाइम इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, ब्लैक कॉटन के लिए, और जो वार्म रीजन है, जहाँ हॉट रीजन है, वहाँ पे यूज नहीं, इफेक्टिव नहीं होता, ये भी सही है, ये भी सही है। सॉइल सीमेंट स्टेबलाइजेशन इज क्वाइट ड्यूरेबल फॉर सरफेस कोर्स, सॉइल जो होता है सरफेस कोर्स के लिए ड्यूरेबल, मतलब सॉइल सीमेंट स्टेबलाइजेशन इज क्वाइट ड्यूरेबल होता है सरफेस कोर्स के लिए, नहीं ये क्यों ड्यूरेबल नहीं होता, ये वीक होता है, ये वीक होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि मेरा जो डी है वो गलत है, क्योंकि ये ड्यूरेबल नहीं वीक होगा, सरफेस कोर्स के लिए वीक होता है सॉइल सीमेंट। तो इस तरह से ये हो गया मेरा, ये सही है, ये सही है और ये सही है, तो डी जो मेरा है वो गलत है, दैट इज डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखें, टोटल हम लोग इसमें देख लिए, इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस पार्ट में हम लोग देख लिए 100 से लेकर के 150 तक टोटल क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट पार्ट में फिर से मिलते हैं।